हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो के अंदर हमने राहु और केतु के प्रभाव को दो कुंडलियों के माध्यम से समझा था। आज रावण की कुंडली में भी इसी स्थिति को लगाने की चेष्टा करते हैं। एक आध एग्जाम्पल और कुछ ऐसे लोगों के ले लेंगे जहाँ पे आपको नेचुरली समझ में आएगा कि लाइफ्स में अप एंड डाउन तो सबके साथ चलते हैं। कुछ पर्टिकुलर हाउसेस ऐसे हैं जहाँ पर कि स्पेसिफिकली सोच समझ के ही आपको फैसले करने होते हैं। आज की कुंडली में उन इम्पोर्टेंट हाउस को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली ये जो कुंडली हम ले रहे हैं ये कहीं ना कहीं रावण संहिता में दी गई कुंडली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि रावण की कुंडली आखिरकार कहाँ से बन के आई। तो अगर आप रावण संहिता को पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको शुरुआती पन्नों में ही कुंडली मिल जाती है। अब इस कुंडली को पहले नॉर्मल तरीके से एक बार समझ लेते हैं और फिर ये समझने की कोशिश करते हैं क्या करना था क्या नहीं करना था। जैसे कि कल के वीडियो में हमने देखा था, जब चार्ट बिल्कुल ब्लैंक हो जाए तो वहां पे हमें समझ में आना चाहिए किस भाव के प्रति हमारा क्या रुख क्या रुझान नेचुरल है। यहाँ पे देखा जाए तो चंद्रमा और शनि दोनों की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में है। शनि यहाँ पर एक तो फोर्थ हाउस और दूसरे फिफ्थ हाउस के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में ये शनिदेव योग कारक माने जाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात, चंद्रमा यहाँ पे दसम भाव का स्वामी है, तो ऐसे स्थिति में पंचम और दसम का संबंध एक प्रकार का राजयोग है जो कि व्यक्ति के कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस पे बैठा हुआ है। तो पूरी दुनिया को अपने अंदर सम्मिलित करके अपने आप को पूरी दुनिया का राजा बनाना, ये एक थॉट प्रोसेस बनता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट हैंड्स मिलेंगे। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस के लॉर्ड एक साथ युति संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, इस युति संबंध में पॉजिटिव साइड तो ये है, चंद्रमा से भी पंचम का स्वामी चंद्रमा के साथ आने की वजह से जो एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति जो है वो बनेगा। क्यों? क्योंकि पंचम जो है वो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा को दर्शाने की कोशिश करता है और चौथा भाव भी हमारी शिक्षा को दर्शाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं इस बात से इनकार तो कोई नहीं करता कि रावण जो है वो एक ब्राह्मण होके बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था। और ज्ञान के प्रति अगर चाहत को देखें तो ये कॉम्बिनेशन समझ में आता है, मन चंद्रमा उसके साथ चौथे और पांचवें के स्वामी होकर शनिदेव का बैठ जाना। लगन कुंडली में यह स्थिति भी योग कारक अवस्था मानी जाती है। दूसरा कि शनि जब चंद्रमा को छू देंगे, योग कारक ग्रह जब भी किसी के साथ योग बनाएगा तो उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ठीक है, इस कंडीशन इस कॉम्बिनेशन ने कहीं ना कहीं रावण को एक वैल्यू एक इंपॉर्टेंस दे दी। दूसरे फैक्टर को देखिए, इस कुंडली के अंदर जो आपका मंगल है वो 7वें भाव का स्वामी है, चंद्र कुंडली से भी और लगन कुंडली से भी उसका संबंध चौथे भाव से बना हुआ है। चौथे भाव में मंगल का उच्च राशिस्थ प्रभाव होना, और मंगल क्या है? एंगर एग्रेशन है। चंद्रमा से चौथा भी आ गया और लगन कुंडली में भी चौथे पे बैठा है। मैंने हमेशा कहा कि फोर्थ हाउस एक इंपॉर्टेंट हाउस है, वो हमारे मन की स्थिति को दर्शाता है। वहां पे मंगल, और वो भी उच्च का मंगल प्लस चंद्रमा से जो कि मन का कारक है उससे भी चौथा घर उसको भी प्रभावित कर रहा है। चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों से ही प्रभावित करने के कारण ये जाहिर सी बात है, युद्ध की मनोकामनाएं, लड़ाई झगड़े जो है, मंगल अपने साहस को आगे दिखाने का जो एक दम्भ होगा वो कहीं ना कहीं मन के ऊपर हमेशा हावी रहता नजर आएगा। दूसरी चीज देखिए, इस कुंडली के अंदर 3 ग्रह जो हैं वो छठे भाव में आए हैं। क्या इसको अच्छा माना जाए या इसको बुरा माना जाए? तो इसको हम विपरीत राजयोग स्थिति के तौर पे भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरफ से जो आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं उनका संबंध आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ बन रहा है बुध और शुक्र के साथ युति होने पर। बुध जहां नीच होंगे, शुक्र उनका नीच भंग तो कर देंगे। बुध जहां नीच होंगे वहीं पर उसी राशि में ऐसा ग्रह बैठा है जो उच्च होता है, तो बुध का नीच भंग तो हो जाएगा, बुद्धि का नीच भंग तो हो जाएगा। लेकिन बुद्धि के नीच भंग होने के बाद भी नुकसान किसका होगा? नुकसान शुक्र का होगा, क्योंकि एक ग्रह अपनी नीचता को भंग करेगा तो दूसरे ग्रह की उच्चता खत्म होती चली जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा, गिव एंड टेक इक्विवेलेंट होंगे। जब कभी भी हम ये बात कहते हैं कि कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह का नीच भंग कर रहा है, यानी उतनी एनर्जी वहां पे लगा रहा है उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज, केतु की मौजूदगी है। केतु की मौजूदगी होने के कारण दोनों के ऊपर राहु केतु एक्सिस का एक प्रभाव कहीं ना कहीं महसूस होगा ही होगा। अब देखिए, सूर्य की प्लेसमेंट 11th हाउस का स्वामी है और कहीं ना कहीं आके कहाँ बैठा है? 7th हाउस में। ठीक है, 11th का स्वामी लाभ भाव का स्वामी है, उसका संबंध सप्तम से बनना एक
ऐसे जगह पे विवाह जहां पे जाके रावण और ज़्यादा फैल जाए, और ज़्यादा विस्तार कर ले। ठीक है, तो ये उस पॉइंट पे अच्छा है, लेकिन ये किस पॉइंट से नेगेटिव हो गया? 7 नंबर का अगर लगन बन रहा है तो 11th हाउस बाधकेश है। बाधकेश होने की वजह से उसका जो प्लेसमेंट है 7th हाउस के प्रति वो बाधक प्रभाव दिखाएगा, अड़चने दिखाएगा। ठीक है, आखिरी में बचते हैं गुरुदेव। गुरुदेव की स्थिति को देखा जाए तो छठे भाव का स्वामी है, उच्च का है, दशम में है, और ऐसे स्थिति में अपने पराक्रम, अपने साहस, अपने युद्ध कौशल से व्यक्ति जो होगा वो जाना जाएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो चार्ट ऊपर से तो अच्छा है। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आनी शुरू होंगी? अब देखिए, ये पूरे पोटेंशियल के अंदर फर्स्ट हाउस को चंद्रमा और शनि का संबंध एक साथ लेकर आ रहा है, जो एक अच्छी बात है। युति संबंध अच्छा है, लेकिन चंद्रमा मन का कारक है और शनि कहीं ना कहीं संताप, दुख को दर्शाने की कोशिश कर देगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, शनि यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं लेता लगन के अंदर। वो उच्च राशि भले हो जाए, लेकिन उसे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इस अवधि के अंदर ये पंचम जो होता है ये आपकी मंत्रणा शक्ति होता है। आप क्या फैसला करेंगे, आप सही फैसला करेंगे या गलत करेंगे, इसका पूरा निर्धारण जो होता है वो आपके पंचम भाव पर और बुध के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बुद्धि के कारक के रूप में हम बुध को ही ले रहे हैं, चंद्रमा मन की स्थिति है। पंचम भाव जो होता है वो हमेशा हमारी जो मंत्रणा शक्ति है, यानी हम किसी को कोई भी गाइडेंस देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा 5th हाउस एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। यहाँ पर जब शनि लगन में जाके बैठेंगे तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खो देंगे, यानी कि सही और गलत कोई समझाने भी आएगा तो भी दिमाग सही और गलत के बीच में अंतर नहीं कर पाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे बुध को देखिए, बुध पहले नीच राशिस्थ है और दूसरा केतु के साथ संबंध हो रहा है। केतु के साथ संबंध होने का मतलब है कि फिर थॉट्स में क्लैरिटी नहीं होगी, स्थिरता नहीं आने दी जाएगी, द्वि स्वभाव बनाने की कोशिश होगी। द्वि स्वभाव राशि है, केतु वहां पे द्वि स्वभाव हो जाएंगे। ऐसे स्थिति में नीच की बुद्धि शुक्र के प्रति जा रही है। उच्च का शुक्र क्या, जहां पे स्त्री का कारक होता है, एक स्त्री को लेके आने के बाद उसको नहीं जाएंगे फ्री में छोड़ने, कैसे? ये कंडीशन की वजह से बुद्धि भी भ्रष्ट हो रही है। तो यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को खो रहा है। सही सलाह दी जाएगी तो भी व्यक्ति नहीं मानेगा। दूसरी तरफ अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो बुद्धि की आसक्ति भी है, वो कहाँ है? वैभव शुक्र की तरफ गई है, स्त्री की तरफ चली गई। दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। आत्मा से, सूर्य से, ये दोनों ही कर्मा क्या है? कहीं ना कहीं 12वें में है। ठीक है, तो आत्मा को बाहर निकालने के लिए यह कॉम्बिनेशन वर्क करेगा। अगर वो इंसिडेंट ही नहीं होता तो ये मृत्यु नहीं होती। तो यहाँ पे सूर्य आत्मा, उससे ये कॉम्बिनेशन की। अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब इसको जरा ब्लाइंड चार्ट की तरह समझते हैं कि किसकी जगह पे क्या लगना था, कैसे व्यक्ति बना और कैसे व्यक्ति खत्म होता है। देखिए, दशाएं तो अपनी जगह काम करती हैं, क्योंकि दशाएं हमारे को सोच देने का काम करती हैं। उनका एक अपना तरीका है। कोई एक दशा चलेगी तो एक प्रकार के प्रभाव की वृद्धि हो जाएगी जो उनके कारक तत्व होंगे, लेकिन हर भाव के प्रति एक नेचुरल सिचुएशंस हैं जो मेंटेन रहेंगी, उनको राशियों के साथ समझते चलेंगे। पहला भाव रावण, इसलिए रावण बन पा रहा है क्योंकि 7 नंबर की राशि में चंद्रमा की मौजूदगी है। ठीक है, और साथ साथ पंचम और चौथे भाव के स्वामी की मौजूदगी। मैंने कल भी कहा, अब उसको थोड़ा और क्लैरिटी से कह रहा हूँ। 7 नंबर की राशि एक तराजू के समान है। तराजू के ऊपर दोनों चीजें जो होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए। यहाँ पे डिजायर हमेशा बैलेंस वे में देखी जानी चाहिए। तो जब कभी भी कोई भी ग्रह 7 नंबर की राशि में जाके बैठता है तो वहां पे उसके प्रति डिजायर जो है वो समझना जरूरी है। रावण इसलिए बन पा रहा है क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले चाहत है ज्ञान को हासिल करने की, और साथ ही साथ चौथे भाव एक प्रकार से राज्य को हासिल करने की। ठीक है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से 4th हाउस जो होता है वो किसी भी देश को दर्शाता है। तो देश पे राज्य करने की चाहत भी है, लेकिन रावण कोई ऐसे उठ के नहीं आया। रावण ज्ञानी बन के आया, पूरा ज्ञान लेकर आया। शिव जी की तपस्या करके कहीं ना कहीं शनि के पावर के दम पर व्यक्ति ने बहुत कुछ हासिल किया। क्योंकि उसे करने के लिए जब वो बैठा तो एक बिल्कुल साधना में आके बैठ गया, चाहत में आके बैठ गया। राहु जो पाना है उसे हर हालत में पाना है, इस चाहत को दर्शाता है राहु इस तरह की डिजायर नहीं है कि आप उसको एक गलत वे में देखें। राहु की चाहत का मतलब है किसी भी चीज को पाने के प्रति बहुत ही तेज लगाव रखना। तो यहाँ पे व्यक्ति का मन जो है वो भी बैठा है और साथ साथ शनि भी बैठे हैं जो कि चौथे और 5वें के स्वामी है। तो व्यक्ति ने बहुत ही स्ट्रांगली अपनी चाहत को रखा, और जो पाना चाहता था इतना स्ट्रांग रखा कि 10 बार सिर काट दे तो भी अपनी चाहत के आगे अपनी मृत्यु पसंद कर ली, लेकिन चाहत पूरी करी। दिस इज राहु दशानन। ये दशानन का फैक्टर इस स्ट्रॉन्ग डिजायर पे खड़ा हुआ है। दूसरा,
सेकंड हाउस वेल्थ का है, 8 नंबर की राशि केतु है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे नेचुरल डिटैचमेंट होता है, तो यहाँ पे कहीं इतना स्ट्रांगली नजर नहीं आया कि रावण का कोई लगाव था या नहीं था, ठीक है, वहां पे नॉर्मल सी चीज। यहाँ पे आ जाइए थर्ड हाउस। थर्ड हाउस 9 नंबर की राशि है, ये धर्म त्रिकोण की राशियों में से एक राशि है। ऐसे स्थिति में गुरु जो है वो उच्च राशिस्थ हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, गुरु उच्च राशिस्थ हो रहा है और गुरु उच्च राशिस्थ होगा तो इस भाव के प्रति क्या हो जाएगा, डाउनफॉल कर देगा, पीछे हटा देगा। यह प्रूवन फैक्ट रहा है कि जब कभी भी गुरु उच्च राशि हुआ तो अपने एक भाव से 6-8 का संबंध कर लेता है। तो ये 6-8 के संबंध में कौन बाहर आ गए, विभीषण जी बाहर आ गए। विभीषण जी के प्रति जो कंसेप्ट आया वो तो केतु का आ गया, क्यों, क्योंकि वहां पे उन्होंने त्याग दिया, केतु स्ट्रांगली त्याग दिया कि तुम हमारे किसी काम के नहीं, तुम तो यहां से चले जाओ, तो जीवन दान मिल गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुरु की राशि, संबंध कैसा, षडाष्टक संबंध, तो गुरु ने यहाँ पे इसको सेव आउट कर दिया। तो विभीषण जो कि हम छोटे भाई मान सकते हैं, हटा दिए गए। केतु का प्रभाव था, त्याग दिए गए, यहां तक की चीज ठीक थी। लेकिन क्या नहीं त्यागा गया, लड़ने का साहस नहीं त्यागा। छोटे भाई को त्याग दिया, भाई जीवित रह गया, लड़ने का साहस त्याग देते तो शायद खुद भी जीवित बच जाते। दूसरी चीज देखिए 11th हाउस है, यहां पर भी क्या आ रहा है, 5 नंबर की राशि। 5 नंबर की राशि जो है वो भी कहीं ना कहीं किस तरह का त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण की राशि है। वहां पे भी क्या लगाव होना चाहिए, वहां पे भी लगाव होना चाहिए केतु के प्रति, त्याग के प्रति। तो यहां पर भी उन्होंने त्याग के भाव को एक हिसाब से लगाव दिखा दिया, ठीक है। केतु के प्रति वहां पे लगाव दिखा तो कुंभकर्ण जो है वो खुद ब खुद ही चला गया। कहीं पर भी इतना स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं आया है कि रामायण में कहीं भी रावण ने कुंभकर्ण को या विभीषण के प्रति कोई लगाव रखा। तो देखिए जब हम भाई बंधुओं की स्थिति को देख रहे हैं तो वहां पे तो वो एक नॉर्मल सिचुएशन दिख रही है कि वहां पे तो त्याग जैसी भावनाएं दिखाई देती हैं, लेकिन लाभ पाने की भावना को नहीं त्यागा गया, राहु से जनित भावनाओं को नहीं त्यागा गया, ठीक है, जीव जनित चीजों को त्याग दिया गया। और जहां जीव जनित गए हैं उस हिसाब से काम बना। यहां पर इन्होंने डायरेक्टली नहीं त्यागा, यहां पे दिया गया कि जाओ और जाके युद्ध करो। कुंभकर्ण भी समझा के जा रहा है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, कुंभकर्ण भी जानता है कि जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन उसके बावजूद युद्ध में उसकी हानि, उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में सीधे सीधे केतु 9 नंबर की राशि गुरु के प्रभाव से चलते हुए बाहर निकल गए, यहाँ पे नहीं निकल पाए, फंस गए। दूसरी चीज इस वाले पे आ जाए, ये 10 नंबर की राशि है जो कि बहुत ही कार्मिक राशि होती है। कार्मिक राशि में देखो आपको कर्म करना है, कर्म अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं, इसलिए आपको समझना है क्या सही क्या गलत। यहाँ पे जो कर्म है, कर्म का संबंध किसके साथ जुड़ गया है, कर्म का संबंध जुड़ रहा है एक तो सप्तमेश के साथ और दूसरा जुड़ रहा है सेकंड हाउस के साथ। सेकंड हाउस मारक होता है, धन बनाने के लिए होता है, कुटुंब बनाने के लिए होता है, 7वां विवाह के लिए देखा जाता है, वो भी मारक होता है। तो अपना ही कर्मा, 10 नंबर की राशि है कार्मिक, अपना ही कर्मा अपने लिए मृत्यु लेकर आ रहा है, और वो भी किस वजह से, क्योंकि 7th हाउस के साथ में कनेक्ट होकर हम किसी को लेकर आ रहे हैं। अभी 7th हाउस पे आएंगे तो उसको समझ लेंगे। मंगल का यहाँ पे कर्मा यानी कि युद्ध का कर्मा ही मृत्यु लेके आ रहा है, व्यक्ति खुद उस कर्मा को अपने लिए आमंत्रित कर रहा है। राशि किस हिसाब की है, 10 नंबर की। यहाँ पे राहु और केतु दोनों को बैलेंस करना है, कुछ चीजों को जो सही नहीं है उसे त्याग देना है, जो सही है उसको अपना लेना है। बट बुद्धि फिर गई तो जो गलत था उसको अपना लिया, जिसको त्यागना था उसको नहीं त्यागा। आपके सामने आपको रिश्वत दी जा रही है और आप ले रहे हो, आपकी बुद्धि के ऊपर, कल वो गलत हो गया तो आप फंस जाओगे, नहीं हुआ तो आपकी चांदी, वही वाली स्थिति है। इसलिए 10 नंबर की राशि में, क्योंकि ये पूरी तरीके से कार्मिक है, कार्मिक होने का मतलब है कर्म के ऊपर निर्धारित है। यहाँ पे क्या त्यागेंगे, जो सही नहीं है अगर उसको त्यागेंगे दैट इज कॉल्ड अ धर्म। अगर आपने जो गलत है उसको नहीं त्यागा तो आपने अधर्म किया, तो फिर रिजल्ट अधर्म के हिसाब से आएगा। इसीलिए 11 नंबर की राशि है, कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा सीधे सीधे आपका काम त्रिकोण में। काम त्रिकोण में होने के कारण किसके साथ जुड़ाव होना चाहिए, राहु के साथ। राहु के साथ इसका जुड़ाव होना नेगेटिव किस तरफ से चला गया, किसी और के प्रति प्रेम आसक्ति दिखाना जो है वो भारी पड़ गया, ठीक है, प्रेम आसक्ति दिखाना वो भारी पड़ गया। जबकि ये लगाव किसके प्रति रखना था, ये लगाव रखना था कहीं ना कहीं मेघनाद के प्रति, पुत्र के प्रति, जिसके प्रति रखना था उस पर नहीं रखा। बट राहु का जो दूसरा फैक्टर है मटीरियल साइड पे, कहीं ना कहीं एक इमोशनल लव फीलिंग उसको बना दिया, पुत्र के साथ जहां रखना था वहां नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेघनाद का भी सफाया हो गया। क्योंकि अगर एक चीज को आप नहीं मेंटेन करोगे तो दूसरी चीज तराजू पे बिल्कुल बराबर है, राहु और केतु बिल्कुल बैलेंस होते हैं। एक चीज अगर आपने नहीं संभाली तो दूसरी चीज अपना काम 100% करके जाएगी, ये कंडीशन पूरी हो गई। युद्ध के भाव में अगर हम देखें शत्रु है तो शत्रुओं को क्या करना था, यहाँ पे हमें शत्रुओं को त्यागना था। 8 नंबर, 12 नंबर और 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर और 4 नंबर ये मोक्ष त्रिकोण की राशियां मानी जाती हैं, ठीक है।
श्री राम जी की कुंडली में यहाँ पे 9 नंबर आता है जो कि धार्मिक राशि होती है, तो वहां पे उन्होंने एक मौका दिया। यहाँ पे कोई धार्मिक राशि नहीं आ रही, सीधे सीधे मोक्ष त्रिकोण आ रहा है, और मोक्ष त्रिकोण में जिसे त्यागना था उसने हमने त्यागा नहीं। जहां हमें केतु लगाना था वहां हमने राहु लगा के रखा, उसका अपना परिणाम देखने को मिलता है। युद्ध त्यागा जा सकता था, लड़ाई शत्रुता त्यागी जा सकती थी, केतु कह रहा है कि त्याग दीजिए बट नहीं त्यागेंगे। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे आ जाइए, 1 नंबर की राशि है, धर्म त्रिकोण की राशि है, इसका मतलब है यहाँ पे केतु को आगे रखना पड़ेगा। देखिए ये हम है तो ये हमारा पार्टनर है, ठीक है, और बाहर की तरफ का एक नेचुरल अट्रैक्शन, तो ये इस चीज को अधर्म से उठा के ले आए। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहीं पे हो गई कि यहाँ वाली चीज जो है हम किसी स्त्री को लेकर आ गए 7th हाउस, और यहाँ पे जहाँ चीज का त्यागना है, भाई लड़ाई लड़नी थी, नाक काटी थी तो नाक काटने का हिसाब किताब नाक काट के लेना चाहिए था, वो किसी और को किडनैप करके लेकर आ गए जो कि उल्टा पड़ गया, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस पर्टिकुलर हाउस के प्रति भाव रखना है केतु का, त्याग का, वहां पे त्याग का भाव नहीं आ पाया। एक जो पॉजिटिव चीज बननी चाहिए वो नहीं बनी, क्योंकि देखिए इमेज किस तरह से गई। एक इतना शक्तिशाली आदमी, उसे युद्ध करने के लिए भी एक स्त्री का सहारा लेना पड़ रहा है, किडनैप करके लेके आना पड़ रहा है, तो पूरी की पूरी जो इमेज है उसकी तो मट्टी खलित हो गई। इतना बलशाली व्यक्ति, इतना महायोद्धा, वो इस तरीके से लड़ाई लड़ेगा, तो ये अपने आप में एक डाउनफॉल सीधे सीधे दिखा रहा है। यहाँ पे यूज होना चाहिए केतु, यूज हो गया राहु, और जब राहु यूज हो गया तो जाहिर सी बात है कि फिर केतु को आपने प्रभाव में नहीं लिया, आप नुकसान उधर से उठाएंगे। यहाँ पे आए, ये होता है राहु, 2 नंबर की राशि है, ये कहीं ना कहीं पैसे अर्थ त्रिकोण की राशियों में से एक आता है, तो यहाँ पे चाहत की बात है। अब रावण की अपनी ही चाहत थी कि मुझे मरना ही है, जब सब कुछ सामने दिखाई भी दे रहा है कि सारे बड़े योद्धा खत्म हो गए, आखिरी दिन तक कोई व्यक्ति युद्ध में उतर रहा है कि अब तो नाक का सवाल है, ठीक है। नाक का सवाल इसलिए होता है क्योंकि नासिका गुरु दशम में उच्च बैठे हैं, सब कुछ कर जाए बट नाक नहीं कटनी चाहिए। ये कंडीशन में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तो खुद ही मृत्यु को आमंत्रित कर लिया। भाग्य के प्रति देखा जाए तो भाग्य के प्रति भी रावण बहुत ज्यादा एक इस नेचर में थे कि जो हासिल करना है उसे हासिल करना ही है। 3 नंबर की राशि अगेन राहु, जब ये इंसिडेंट लिखे जाते हैं कि मेघनाथ की मृत्यु ना हो जाए तो सभी ग्रहों को भी बिछा दिया गया, यानी भाग्य को भी अपने तरीके से लिखने की स्ट्रॉन्ग चाहत दिखा रहा है। जब ये इंसिडेंट बताया जाता है कि शनिदेव के पैर इसलिए तोड़ दिए क्योंकि मेघनाथ की मृत्यु के लिए उन्होंने अपनी जगह बदल दी थी, तो चाहत यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है व्यक्ति। अब देखिए कर्म भाव है, कर्म भाव के अंदर कहीं ना कहीं गुरु की मौजूदगी है, ठीक है, और 4 नंबर की राशि है यानी कि मोक्ष है। ब्राह्मण होना यहाँ पे ठीक है, क्यों? क्योंकि गुरु है, गुरु का 10वें भाव में संबंध है और उच्च राशि है, तो ऐसा व्यक्ति विद्याएं दे सकता है। बड़ी बड़ी जो किताबें हैं, बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं दुनिया के लिए, एस्ट्रोलॉजी के अलावा मेडिसिन भी लिखी हुई हैं, वो क्योंकि 6ठे भाव का स्वामी है और 10वें से संबंध बना रहा है, उच्च का हो रहा है, तो पूरी दुनिया के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा, पॉजिटिव साइड रहा। लेकिन अब देखिए कर्म में क्या करना है। इस कर्म के अंदर 6ठे भाव का स्वामी और आपके 3रे भाव का पराक्रम और इनका स्वामी कहाँ बैठा है? 4 नंबर की राशि मोक्ष त्रिकोण में बैठा है। मोक्ष त्रिकोण में बैठा है तो वहां से हमको केतु लगाना था, अपने आप को उससे बचाना था। वहां पे हमने क्या लगा दिया? हमने उसका एंटी प्लैनेट लगा दिया, राहु लगा दिया। कितना भी बलशाली व्यक्ति है लेकिन जब राशि प्रभाव से काम होता है तो फिर अच्छे नीचे गिर जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि रावण की कुंडली इसलिए देख रहे हैं, हम इस प्रभाव को आज के जन्म के लोगों के अंदर भी देखेंगे। अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में जब मैं इस बात को लगाऊंगा कि देखिए कैसे केबीसी में आने के पहले नेचुरली एक डाउनफॉल आया है। क्यों? क्योंकि उनका 10th बनेगा 8 नंबर, केतु का प्रभाव। यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 4 नंबर। किसका प्रभाव लेना है? मोक्ष त्रिकोण का, केतु का प्रभाव जो लेना है। अगर वो ले लिया जाता तो कोई लॉस नहीं होता, अगर नहीं लिया तो पूरी तरह से लॉस। यहाँ पे देखा जाए तो फिर मैंने बता ही दिया, ये धर्म त्रिकोण की राशि है। ऐसे स्थिति में यहाँ पे प्रभाव केतु का आना, तो केतु को लेकर चलना ठीक था, लेकिन वो भी कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी चीज आती है 12th हाउस। 12th हाउस जो है वो डिजायर्स को दर्शाता है और राहु की वहाँ मौजूदगी भी है 6 नंबर की राशि होने के कारण। वहाँ पे उस 6 नंबर की राशि जो है वो डिजायर को दर्शाती है। बेसिकली तो 12वां घर काल पुरुष कुंडली से 12वीं राशि होता है और वहाँ पे कहीं ना कहीं चैरिटी की चाहत होनी चाहिए, डिजायर्स होनी चाहिए। तो 12th हाउस के प्रति राहु के प्लेसमेंट जो है रावण का, अपने आप को दूर दूर देशों तक में ले जाकर अपना प्रचार प्रसार करना, अपने आप को पूरी दुनिया का राजा बनाना, उसमें राहु की वहाँ पे चाहत उनको सपोर्ट प्रदान करती नजर आती है। ओवरऑल कंटेक्स्ट में देखा जाए तो वही वाली बातें हैं
जो हमने देखी थी कि 4, 8, 12 और 1, 5, 9 इन भावों के प्रति यदि हमने केतु का रवैया दिखाया तो जिनके लिए दिखाया वो तो सेफ है, जहां नहीं दिखाएंगे वहां पे हम फंसेंगे। और जहां पे हम देख रहे हैं 7, 11, 3 और दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो 2, 6 और 10, इनमें आपको ये समझना है कि यहाँ पे आपको राहु का रवैया लेना है तो कितना लेना है, क्योंकि देखिए 7 नंबर की लगन कुंडली में राहु को एक्टिव करना इंपॉर्टेंट तो है, ध्यान रखिएगा, राहु को चालू करना जरूरी तो है, लेकिन इतना ज़्यादा ना इन्वॉल्व हो जाए कि वही हमारी मृत्युओं का कारण बन जाए। क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना पड़ता है इस लगन के अंदर। किसी डिजायर के पीछे स्ट्रांगली, किसी चीज को हासिल करने के पीछे 100% लगना है, ये एक अच्छी बात है, सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं कि चार्ट सपोर्ट नहीं करता। ये राशि और ये राशि एक ही ग्रह से नियंत्रित है, शुक्र से। तो जब आप अपने आप को बनाने जाते हो तो आप अपने आप को अकेलेपन में रखते हो। इस बात को सोचिएगा कि रावण जब सालों साल तपस्या करता था तो इसकी चाहत से करता था, और इसमें ये उसको अकेला बैठकर तपस्या करने में मदद करता था। ठीक है, इसकी चाहत नहीं रखनी, इसलिए बोल रहा हूँ भाव के जो तत्व है उसके प्रति चाहत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 12th हाउस है, अगर 12th हाउस के प्रति आपने बहुत स्ट्रांग दिखाया तो वो चाहते, यानी कि यहाँ पे इनको खर्चा करने की चाहत रखनी है तो खर्चे होते रहेंगे। यहाँ पे अगर अष्टम की चाहत रखेंगे तो यहाँ वालों के अंदर, 7 नंबर वालों के अंदर जब अष्टम की चाहत रखेंगे तो ध्यान से समझिएगा, ये वैवाहिक जीवन में आपका जो ससुराल पक्ष है उनके साथ मेल मिलाप है, जब उसको बनाएंगे तो ये थोड़ा सा पीछे हटेगा। किसके साथ कैसे डिजायर सेट करनी है ये ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए डिजायर रख रहे हैं भाग्य के प्रति, तो यहाँ पे पिता के प्रति हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे कि 3 नंबर है, 3 नंबर में हमें केतु का प्रभाव लगाना है, डिटैचमेंट लगाना है, तो छोटे भाई बहन भी आ जाएंगे उसके अंदर, उसी के अंदर आपका पराक्रम भी आ जाएगा। अब उसी चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम अपनी लाइफ के अंदर जिस जगह पर राहु को लगाते हैं, यानी अपनी पूरी कंसेंट्रेटेड एनर्जी को एक जगह लगाने की कोशिश करते हैं, हर हद में उसको पाना है, इसको चाहत कह रहे हैं। ठीक है, जैसे हम प्यार और चाहत की बात करते हैं तो वहां जो चाहत का शब्द है वो क्या है? जिसके प्रति आपने लगाव रखा उसको बिल्कुल हासिल करना, वही कंडीशन। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज के प्रति फैल जाएंगे, अगर फैल जाएंगे तो एनर्जी कंसेंट्रेट ही नहीं होगी, रिजल्ट्स नहीं ओरिएंट होंगे। किसी भी पर्टिकुलर हाउस का नेचर देखा जाता है, उसमें जो सही है उसके प्रति आप अगर लग जाते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिल जाया करते, और अगर आप उसमें नहीं लगते तो आप अपने आप को मान के चलिए कि बीच का कोई स्टेज नहीं है, हासिल करना है तो कंप्लीट और नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिर वो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए राहु और केतु को जब भी लगा रहे हैं तो अपने को क्लियर होना चाहिए, ये चीज मेरे फायदे की है इससे अटैच हो जाऊं, ये मेरी नुकसान की है इससे डिटैच हो जाऊं, और उसके बाद उसके प्रति अपने रुख और रवैये को डिसाइड करिएगा। महादशाएं क्या करती हैं इसके अंदर? महादशा का ग्रह अपने तत्वों को आगे बढ़ा देता है, फिर वो जिसका मित्र होता है उस मित्र के हिसाब से अपने रिजल्ट्स को मॉडिफाई करने लगता है। जब गुरु की दशा चल रही है, ज्ञान का तत्व आ रहा है, तो अपने साथ केतु, सूर्य, चंद्रमा ऐसे मित्रों को लेकर चल पड़ेंगे। अगर उसी की जगह मंगल की दशा चल रही है, एंगर, एग्रेशन बढ़ रहा है, तो उसके साथ जो जुड़े हुए तामसिक ग्रह हैं, तमस की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ये कंसेप्ट एक्चुअल में आयुर्वेदा में यूज होता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का ग्रह हमारे साथ चल रहा है उसके हिसाब से हमारा खान पान है, उसी के हिसाब से हमारी सोच है, और उसी के हिसाब से हमारे जीवन में हमारी बीमारियां डायग्नोज होती हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसीलिए आप जो सोच रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, उसको महादशा का स्वामी कहीं ना कहीं काउंटर कंट्रोल जरूर करता है, लेकिन आपका अपना एक रुझान भाव के प्रति होगा। उस भाव के प्रति अपने रुझान को समझ के चलना है कि वहां मुझे कौन सा रुख दिखाना चाहिए, तो मुझे क्या हासिल होगा। जिस चीज के प्रति मुझे जवाब नहीं देना, वहां पे अगर मैं अपने शत्रुओं को जवाब देने में समय व्यर्थ कर रहा हूं तो मैं अपना ही समय व्यर्थ कर रहा हूं, किसी और का नहीं। इसी तरीके से जिस पर्टिकुलर हाउस से रिजल्ट आना है, अगर उससे चाहत से रिजल्ट आ रहा है और आप उस पर चाहत लगा रहे हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर उसका रिजल्ट बिना चाहत के नेचुरली आना है, चाहत कहीं और लगाने पे आ जाएगा, तो फिर वहां पे आपको उस चीज पे वर्क करना चाहिए। धन्यवाद।